तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। हमारे जो 11th का हमारा लेक्चर चल रहा था कि लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ रहे थे। 11th क्लास का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, उसकी हमने स्टार्टिंग कर दी थी और एक लेक्चर इसका हो चुका था जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि भाई एनसीईआरटी की कुछ टर्म्स समझी थी हमने, और हमने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ा था, जिनको हम क्या बोले, जिनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जो अवार्ड है वो मिले हुए हैं, और उन्होंने ही जो स्पीसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो दिया था। उनके बारे में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे। ठीक है। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर हमने फीचर्स देखे थे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे, और हमने देखे थे क्या डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात की थी। हमने ये देखा था कि भाई कौन से फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कौन से फीचर डिफाइनिंग फीचर है। हमने कहा था कि भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी फीचर पाए जा रहे हैं, ऑल द फीचर्स जो भी प्रेजेंट हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनको हमने क्या कहा था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा था। ठीक है। और ऐसे फीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट हैं, लिविंग में प्रेजेंट है, यानी 100% लिविंग में प्रेजेंट है उन फीचर्स को, और जो 0% नॉन लिविंग में प्रेजेंट है, यानी एक भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो फीचर प्रेजेंट नहीं है, उस तरह के फीचर को हमने क्या बोला था, डिफाइनिंग फीचर बोला था। फिर हमने ये डिसाइड कर रहे थे कि भाई कौन सा फीचर तो डिसाइडिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, और कौन सा फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसमें हमने देखा था कि भाई हमने सबसे पहले बात की थी ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है, एक ग्रोथ हमने देखा था, उसके बारे में पूरी जानकारी ली थी कि, और रिजल्टेंट हमारे पास निकल के आया था कि ग्रोथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, रिप्रोडक्शन की बात की थी कि रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है। उसके भी हमने सारे एस्पेक्ट्स देखे थे, अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, उसके कुछ करेक्ट टाइप्स देखे थे, है ना। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया था वो यही था कि क्या, कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो कैसा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है। तो ये दो चीजें हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं और अगला स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे देखते हैं। चलो भाई, टॉपिक टू बी कवर्ड, आज हम किन किन टॉपिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेंगे कौन से, मेटाबॉलिज्म। अगला जो फीचर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, मेटाबॉलिज्म। उसके बाद उससे अगला फीचर कौन सा पढ़ेंगे हम, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये समझने वाली चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जिसको हम इंटरेक्शन इन इमरजेंसी, ये क्या है ये भी देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि इन सब के रिजल्टेंट से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कंप्लीट डेफिनेशन देखेंगे कि क्या हम किसको बोलते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमने फीचर्स पढ़े हैं उन सब के रिजल्टेंट से हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेशन निकल के आएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो क्या है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, आपको पता है हमारी बॉडी में हर समय, हर सेकंड, हर पल थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं। कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होके टूट जा रहे हैं और उनसे क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सभी रिएक्शंस को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो हम एक मेटाबॉलिज्म को क्या लिखेंगे कि सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन ए बॉडी। यानी कि हम लिख लेते हैं इसको, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको कंबाइनली हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो ऑल द रिएक्शंस जिनको हम बोल रहे हैं,
इनको हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। कितनी कैटेगरीज में पढ़ते हैं? दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक तो होती है हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म, और दूसरी होती है हमारे पास एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। देखो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म नाम में ही आ रहा है काटना, यानी हम चीजों को काट रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल, यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ओह सॉरी, बताओ। चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, जब यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रही है चीजें, तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे चीजें बन रही होगी। यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के, कंबाइन होके, और क्या बना रही होंगी, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रही होंगी। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, या फिर एनाबॉलिज्म बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। एक रिएक्शन है, जैसे आप पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। होता है ना रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है एक्चुअली में, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज टूटती है, उससे फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो ग्लूकोज का टूटना है, ब्रेक डाउन होना है, ये क्या है हमारे पास, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। सिंथेसिस, सिंथेसिस से नाम आता है फोटोसिंथेसिस, लाइट की मदद से खाना बन रहा है। तो सिंथेसिस, इसका एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये भी क्या हो गया, एक टाइप ऑफ एनाबॉलिज्म हो गया। ये किस तरह का एग्जांपल हो गया ऊपर, एनाबॉलिज्म का। या हमने नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई गोल्जी बॉडीज होती हैं, सेल ऑर्गेनल है ना गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडीज में हम पढ़ते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या करती है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करती है। सिंपल, जो सिंपल शुगर्स होती हैं इनको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करती हैं। तो वो किसका एग्जांपल है, एनाबॉलिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। यानी कि छोटी छोटी चीजें आपस में मिलके क्या कर रही हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रही हैं। तो वो क्या हो गया हमारे पास, एनाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई कि भैया हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सभी को हम क्या बोल रहे हैं, कंबाइनली मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है, एक तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका क्या हो रहा है इसमें, ब्रेक डाउन। अब सोचो, जब चीजें टूटती हैं, जब चीजें टूटती हैं तो उससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी बाहर निकलती है। और जब एनर्जी बाहर निकलती है तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कैसे बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और जब चीजें बनती हैं तो हमें उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है। छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़ा एक मॉलिक्यूल बना रहे तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई हमारे पास, एंडोथर्मिक हो गई। कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। चीजें क्लियर है अब तक कि भैया हमारे पास जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि जब वो बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हम उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोल रहे हैं, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल रहे हैं। और जब छोटी छोटी चीजें आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रही हैं, उस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्या ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है? बिल्कुल हाँ। तो ये भी मेटाबॉलिज्म है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में
होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और क्या ये किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है? नहीं, यानी कि ये 0% नॉन लिविंग में है, 0% नॉन लिविंग में है। यानी कि क्या मैं इसको कह सकता हूं कि इट इज ए डिफाइनिंग फीचर? बिल्कुल। ये कैसा हो गया? यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या हो गया हमारे पास? एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। ये क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर। तो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर। तो हमारे पास पहला हमारा डिफाइनिंग फीचर आ गया है, वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उन सभी को हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बोल रहे हैं। और क्योंकि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़े से बड़े कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो ये क्या हो गया? एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती हो, तो ये क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर। चलिए, अच्छा, अब देखो, एक बात सोचो कि क्या हम इन रिएक्शंस को, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, क्या हम इनको बॉडी से बाहर परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो हमने एक ट्रे ली और इस ट्रे में हमने केमिकल्स लिए, यानी जो भी एक रिएक्शन करवाई जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, कोई भी रिएक्शन हुई, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन होती है जब ब्रेक डाउन होता है किसका? ग्लूकोज का, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? पहले ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हमने प्रोसेस करवाई बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर करवाई, तो ग्लूकोज टूटा, किस में टूट गया? पायरुवेट में टूट गया। तो क्या ये जो बॉडी से बाहर जो पायरुवेट बना है, पायरुवेट जो बॉडी से बाहर बना है, क्या इस पायरुवेट में या फिर जो हमारे पूरी हमारे इंटरनल बॉडी में जो टूटता है उस पायरुवेट में क्या किसी तरह का कोई डिफरेंस होगा? नहीं, ये पायरुवेट और वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी ये सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा जो बॉडी के अंदर होता है उससे। बिल्कुल सही है। तो क्या हम इसको भी एक लिविंग बोलेंगे? नहीं, ना तो हम इसको लिविंग बोलेंगे, ना ही हम इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना तो ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है, क्योंकि जस्ट एक रिएक्शन है, एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसको हम बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। इसको जस्ट हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? इट इज ए लिविंग रिएक्शन, लिविंग रिएक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में ही है, वही चीजें मैं आपको करा रहा हूं कि भैया जो रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, अगर हम उनको बॉडी से बाहर कराते हैं, अच्छा, जब हम बॉडी से बाहर या किसी लेबोरेटरी में कराते हैं तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं इन विट्रो, इन विट्रो। और एक होता है इन विवो, यानी बॉडी के अंदर चीजें हो रही है तो इन विवो, और बॉडी से बाहर हम उन चीजों को करा रहे हैं तो इन विट्रो बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग रिएक्शंस बोलते हैं। ना हम इनको लिविंग में कन्वर्ट कर लिविंग में कंसिडर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं, ना ही हम इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं। जस्ट दीज आर लिविंग रिएक्शंस, ये कुछ रिएक्शंस है और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। यानी मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास क्या हो गया? एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। क्या हो गया? एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज वो है कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब देखो भाई, कॉन्शियसनेस और जो है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, किसकी? कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं सबसे पहले। कॉन्शियसनेस के अंदर ना, ये मोस्ट ऑब्वियस जो फीचर है, डिफाइनिंग फीचर, सबसे मोस्ट ऑब्वियस डिफाइनिंग फीचर है, उसको मानते हैं हम कॉन्शियसनेस को, मोस्ट ऑब्वियस, ठीक है। और थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स भी है, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स, टेक्निकली
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लेक्स जो फीचर है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में ना दो चीजें आती हैं। पहली चीज, हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ये पावर होना कि वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सके। यानी कि पहली चीज आती है टू सेंस द इन्वायरमेंट को सेंस किया जाए। और दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी टू रेस्पॉन्ड। यानी कि पहले तो इन्वायरमेंट को सेंस किया और उसके बाद एक रेस्पॉन्स किया, यानी उस सेंस, जो भी सेंस किया है हमने चीजें, उसके प्रति हमारी बॉडी ने कोई रेस्पॉन्स क्रिएट किया। जैसे 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा ना, हम पढ़ते हैं क्या, स्टिमुलाई, एक वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है? हम एक वर्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई एक वर्ड आता है। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई को बोलते हैं चेंज इन द एनवायरनमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस के लिए अगर हमारी बॉडी में कोई रेस्पॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं अच्छे से। स्टिमुलस, जैसे स्टिमुलस जो है ये 3 टाइप का हो सकता है। ये फिजिकल हो सकता है, ये केमिकल हो सकता है, ये बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, 3 तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं हमारे पास। फिजिकल में जैसे हमारे पास टेम्परेचर, अभी गर्मी आ रही है, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर को हमारी बॉडी सेंस करेगी और सेंस करके उसके अनुसार हमारी बॉडी में क्या चीजें बदलेंगी। जैसे स्वेटिंग होगी, है ना, गर्मी लगेगी हमारी बॉडी को तो स्वेटिंग होना, ये सब क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स। और जो टेम्प किसकी वजह से हुआ? ये टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर क्या हो गया? हमारे पास एक स्टिमुलस हो गया, ठीक है। केमिकल, भाई आपके हाथों पे कोई केमिकल गिर गया, उस केमिकल से आपने ऐसे कोई एसिड गिरा, आपने तुरंत ऐसे हटाया, ऐसे किया कि भाई जलन हुई आपके हाथ पे, तो जो केमिकल है वो भी हो सकता है। कोई बायोलॉजिकल, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, उसकी वजह से अगर आपके बॉडी में कोई चेंज हो रहा है तो वो बायोलॉजिकल हो गया। तो 3 तरह के हमारे पास स्टिमुलस आ गए कि भैया टेम्परेचर हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। और अच्छे से समझते हैं इसको भाई। एक सिंपल सी चीज है, आप 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ के आते हो, वहां पे आप अच्छे से समझते हैं इस चीज को कि कैसे स्टिमुलस काम करते हैं। कि भैया स्टिमुलस, आप चल रहे हो, आपके पैर में अचानक कांटा कांटा लग गया आपके पैर में, तो जैसे ही कांटा लगेगा आप पैर हटाओगे अपने पास, तो जो आपका पैर हटाना है वो तो क्या हो गया? आपका रेस्पॉन्ड हो गया। और जो कांटा था वो क्या था? आपका स्टिमुलस था। या फिर आप चल रहे हो, पीछे से किसी ने पत्थर फेंका और आपको आवाज दी, या फिर आप नॉर्मल, पत्थर छोड़ो, आप नॉर्मल चल रहे हो, पीछे से किसी ने आपका नाम पुकारा, तो आप एक बार पलट के उसको देखते हो, तो जो वो उसने नाम पुकारा था वो तो क्या हो गया था? हमारा स्टिमुलस हो गया था। और आपने उसको पलट कर देखा, वो क्या हो गया? उसका रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टिमुलस को हम लोग अगर ह्यूमंस की बात करें या किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजें होती है। ह्यूमंस में बात करें तो हमारे अंदर क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आप लोग पढ़ा होगा, सिंपल सी चीजें हैं। कौन कौन सी होती हैं? आई होते हैं, आई है, ईयर है, नोज है, स्किन है एंड टंग है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन हैं जिनसे हम हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? सेंस करते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब है कि इन्वायरमेंट को सेंस करना और उन स्टिमुलस को सेंस करना और उसके प्रति रेस्पॉन्स देना, ये दोनों चीजें क्या है? कॉन्शियसनेस। अब इस अर्थ पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म,
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या होता है, कॉन्शियस होता है। यानी ये जो कॉन्शियसनेस वाली चीज है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी। और ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आज एक कोई नॉर्मल एक बैग रखा हुआ है मान लो, या ये एसी है, कुछ भी है, आसपास की चीजें, उसको हम कुछ मारते हैं, उसको आवाज देते हैं, क्या उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, क्यों? नॉन लिविंग है। एक चेयर है, ठीक है, चेयर को आप मार रहे हो, उसको उसके ऊपर बैठ रहे हो, क्या उसको दर्द हो रहा है? उसको महसूस होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? उसके अंदर कॉन्शियसनेस है ही नहीं, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो। तो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस यानी अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की पावर, उसके प्रति रेस्पॉन्स करने की पावर नहीं होती। ये सिर्फ किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया? कॉन्शियसनेस क्या हो गया हमारे पास? इट इज ए डिफाइनिंग फीचर हो गया। कैसा फीचर हो गया? डिफाइनिंग फीचर। समझ में आ गया? ठीक है, तो कॉन्शियसनेस हमारे क्या हो गया? एक मोस्ट ऑब्वियस डिफाइनिंग फीचर हो गया। क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर। अच्छा, तो सर ये क्या लिखा है आपने, सेल्फ कॉन्शियसनेस? ये क्या चीज होती है भाई? ये पाई जाती है ह्यूमंस। ये किस में होती है? ह्यूमंस में होती है। ह्यूमंस के अंदर, जैसे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो है वो तो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस होते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने बॉडी के प्रति भी कॉन्शियस होते हैं। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? ह्यूमंस में पाई जाती है। देखो, जब एक ह्यूमन, कोई भी एक, मान लो एक ह्यूमन है, वो किस में है? कोमा में है। एक कोमा पेशेंट है, कोमा पेशेंट है। अब अगर तुम देखोगे तो वो सेल्फ कॉन्शियस तो नहीं है। उसको हम तो ऐसे बोलते हैं कोमा भाई ब्रेन डेड है, लेकिन लिविंग तो है वो। कोमा मतलब ब्रेन डेड है, ब्रेन उसका वर्क नहीं कर रहा अभी कुछ टाइम के लिए। हो सकता है वो दोबारा रिवाइव हो जाए, ब्रेन दोबारा से काम करने लग जाए। कोमा के पेशेंट वापस अलाइव भी होते हैं, वापस होश में भी आते आते हैं ना। तो कोमा में है, यानी उस पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हुई है। सेल्फ कॉन्शियसनेस ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस कोमा पेशेंट में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। कॉन्शियसनेस जो है वो प्रेजेंट है। तो कोमा पेशेंट भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करते। तो ह्यूमन के केस में ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जहां पे वहां पे सेल्फ कॉन्शियसनेस एक टर्म और अलग से आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई। हमारे पास क्या आ गया भाई? हमने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ लिया कि ये मोस्ट ऑब्वियस है, टेक्निकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें दो चीज आती हैं, एक तो एनवायरनमेंट को सेंस करने वाली चीज आती है, और एक दूसरा आता है कि उस सेंस के हुए चीज को, यानी कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको सेंस करना। और चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके प्रति रेस्पॉन्स क्रिएट करना, रेस्पॉन्स देना। ये तो हो गया हमारे पास कॉन्शियसनेस। तो ये भी कैसा फीचर है हमारे पास? डिफाइनिंग फीचर। बिल्कुल सही बात है, डिफाइनिंग फीचर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफाइनिंग फीचर और जो क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का आपका एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है इंटरेक्शन एंड इमरजेंस। अब ये क्या होते हैं? इंटरेक्शन और इमरजेंस, छोटी सी चीज समझो कि जो लो लेवल की चीजें होती हैं, लो लेवल की चीजें जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो उससे एक हायर लेवल की चीज इमर्ज इमर्ज होके आती। लो लेवल की चीजें जब इंटरेक्ट करती हैं तो हायर लेवल की चीजें क्या होती हैं? इमर्ज होके आती हैं। कैसे सर? समझ में नहीं आया कुछ भी, क्या बोल गए? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, बायोलॉजी में सबसे लो लेवल पे हम मानते हैं कि भैया क्या है? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास? जैसे भाई हमारे पास क्या आ गया? बायोमोलिक्यूल में एंजाइम आ गए। एंजाइम का मतलब प्रोटीन, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि पॉली पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लिक एसिड,
यानी कि डीएनए आरएनए आ गए, ये सब चीजें कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, पॉलीसेकेराइड, जैसे सुक्रोज हो है, ग्लूसेलुलोज हो है, ये सब क्या है हमारे पास, बायोमोलिक्यूल्स है। तो ऐसे सबसे छोटी लो लेवल की चीज आ गई हमारे पास क्या, बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके फॉर्म करते हैं किसका, किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स का, सेल ऑर्गेनलिस। चलो किसका, सेल ऑर्गेनल्स का, सेल ऑर्गेनलिस का। ठीक है, अब ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, अब ये सेल ऑर्गेनल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करके क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे होंगे भाई, एक सेल बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, सेल बना रहे होंगे। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपस में चीजें मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। अब ऐसे ही ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये क्या बनाएगी, बहुत सारी सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तब क्या बनता है हमारे पास, टिश्यू बनता है। ठीक है, ऐसे ही जब टिश्यू होता है, टिश्यू बहुत सारे इंटरेक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे देखो हो क्या रहा है कि लोअर लेवल पे इंटरेक्शन से एक हायर लेवल की चीज इमर्ज होके आ रही है। लोअर लेवल पे इंटरेक्शन से एक हाई लेवल की चीज इमर्ज होके आ रही है। फिर से वही चीज हो रही है कि भैया लोअर लेवल पे इंटरेक्शन से हायर लेवल की चीज इमर्ज होके आ रही है। फिर लोअर लेवल की या इस लेवल से और इस लेवल से, ये वाला जो लेवल है ये लो लेवल है और ये हाई लेवल है। तो इनके लोअर लेवल के इंटरेक्शन से हायर लेवल की चीज क्या हो रही है, इमर्ज होके आ रही है। सेम चीज यहाँ पे फिर से रिपीट होती है, लो लेवल से हाई लेवल की चीजें इमर्ज हो रही हैं, लो लेवल से हाई लेवल की चीजें इमर्ज हो रही हैं, लो लेवल के इंटरेक्शन से हाई लेवल की चीजें क्या हो रही हैं, इमर्ज होके आ रही है। तो इस तरह से जो लोअर लेवल के अंदर जो लोअर लेवल्स की चीजें होती हैं उनमें जब इंटरेक्शन होता है, उनके आप बीच में आपस में जब इंटरेक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, हायर लेवल की चीजें क्या होती हैं, इमर्ज होके आती हैं, नई नई चीजें बनती जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी क्या, इमरजेंस की, इंटरेक्शन एंड इमरजेंस की। अब फाइनल जो टॉपिक था हमारा आज का वो क्या था, डेफिनेशन। इन सब चीजों से हम क्या एक डेफिनेशन निकालते हैं वो देखते हैं। देखो भाई, आज जो ये डेफिनेशन है ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी में आपके एज इट इज दी हुई है। क्या क्या चीज है समझते हैं इसको थोड़ा सा। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब रिप्रोडक्शन, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इवॉल्विंग, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जरूरी है, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो इवोल्यूशन होगा, इवॉल्व करेंगे अपने आप को। सेल्फ रेगुलेटिंग, यानी रेगुलेट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जो हमने कॉन्शियसनेस वाली चीज पढ़ी थी, इस वाली लाइन का यही मतलब है, जो कॉन्शियसनेस वाली चीज पढ़ी थी कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके प्रति क्या कर सकते हैं, वो रेगुलेट कर सकते हैं और रेस्पॉन्स दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोबारा से देखो इसको कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक परफेक्ट डेफिनेशन हो जाती है हमारे पास किसकी,
लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, इवॉल्व कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं अपने आप को, और साथ में जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके प्रति रेस्पॉन्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के पूरी एक डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यहीं से ही हमारे पास एनसीईआरटी की एक लाइन और कहती है, क्या कहती है, बायोलॉजी क्या है, ये हमारी इसके बाद आती है हमारे पास क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए आपके एनसीईआरटी कहती है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टोरी है, या फिर स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। कि स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से आए और कैसे वो इवॉल्व हुए, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टडी को हम देखते हैं किसमें, बायोलॉजी में। ठीक है, तो एक बार हम आज के लेक्चर में हमने जो जो टॉपिक हमने देखे थे, वो सारे टॉपिक जो जो लिखे थे हमने कि हमने ये पढ़ना है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं शुरुआत से कि हमने क्या क्या पढ़ा है, शुरुआत से स्टार्ट से रिपीट कर लेते हैं इसको। चलिए, ये टॉपिक थे हमारे आज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। मेटाबॉलिज्म हमने देखा कि सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस, यानी कि जितनी भी रिएक्शंस किसी भी पर्सन के अंदर हो रही हैं, उन सभी रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, इनको हमने दो कैटेगरीज में बांटा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या था, जब चीजें बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों में बन रही थी, इनको हमने क्या बोल रहा था, क्या बोल रहे थे, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन बोल रहे थे, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहे थे। और जो छोटी छोटी चीजें आपस में मिलके बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रही थी, उनको हमने क्या बोल रहे थे, एनाबॉलिज्म बोल रहे थे या एनाबॉलिक रिएक्शंस बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे थे, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है भैया, ब्रेक डाउन होता है। बिल्कुल ठीक है, इसका एग्जांपल देखा था, जैसे रेस्पिरेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ग्लूकोज होता है इसका ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद ये रिएक्शन जो होती है कैटाबॉलिक, क्योंकि जब चीजें टूटती हैं तो उससे क्या निकलती हैं, एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एक्सोथर्मिक थी। इसी तरह यहाँ पे एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होता है, क्योंकि यहाँ तो टूट रहा है तो यहाँ क्या होगा, बनेगा भाई चीजें। तो छोटी छोटी चीजें आपस में मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन कर रही हैं, यानी कि सिंथेसिस कर रही हैं, चीजें बना रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसका एग्जांपल देखा था कि फोटोसिंथेसिस कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और इस तरह की रिएक्शन कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, यानी इनको हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तब ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि भाई क्या क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग करेक्टर है, हाँ सॉरी डिफाइनिंग फीचर है, हाँ बिल्कुल डिफाइनिंग फीचर है। क्यों है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी भी 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। यानी कि ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता हो, यानी हर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, डिफाइनिंग फीचर बोल रहे थे। इसके बाद हमने बात करी थी, क्या बात करी थी, कि भैया अगर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमने बॉडी के बाहर करा दी, यानी इन विट्रो कंडीशन में करा दी, उस समय क्या हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, नहीं। इस समय हम ना तो इसको लिविंग और बोलेंगे ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे, हम इनको बोलते हैं लिविंग रिएक्शंस। सिर्फ ये एक रिएक्शंस है जो बॉडी के बाहर परफॉर्म की जा रही है। क्या इनके प्रोडक्ट सेम होंगे, हाँ बिल्कुल, इनके प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होंगे, इनके प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी के अंदर वाला पायरुवेट अलग हो जाएगा और जो बॉडी के बाहर रिएक्शन होगी उसका पायरुवेट अलग हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने अगली जो टॉपिक की बात की थी वो थी क्या, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम बोल रहे थे मोस्ट ऑब्वियस जो डिफाइनिंग फीचर है वो कौन सा है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस में दो चीजें आती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये दो चीजें आती है इसमें, एक तो इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस को सेंस करना,
इन्वायरमेंटल के अंदर होने वाले चेंजेस को सेंस करना, और जो दूसरी चीज है वो क्या है, इन चेंजेस के प्रति रेस्पॉन्स करना। एक तो चेंजेस को सेंस करना और इन चेंजेस के प्रति क्या करना, रेस्पॉन्स करना। ये दो चीजें आती हैं किसमें, हमारे कॉन्शियसनेस में। जैसे कि हमने देखा, फिर स्टिमुलस है। स्टिमुलस कितने तरह के होते हैं? स्टिमुलस क्या था, चेंज इन द इन्वायरमेंट। चेंज इन द इन्वायरमेंट, उसी को हमने क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। तीन तरह के देखे थे हमने, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में यानी कि जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ता है हमारी बॉडी में, स्वेटिंग आने लग जाती है, तो वो क्या हो गया आपके फिजिकल, क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। केमिकल, कोई क्या एसिड गिर जाए आपकी स्किन पे, तो आपके एसिड स्किन पे रिएक्ट होने लग जाएगा, तो जो एसिड है वो क्या हो गया, केमिकल हो गया। कोई बायोलॉजिकल में मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी पे जाए तो वो क्या हो जाता है, एक बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो जाता है। ठीक है। अब कॉन्शियसनेस भी हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। कॉन्शियसनेस भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, और ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं है जिसमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती हो। इसलिए कॉन्शियसनेस भी क्या है, एक कॉन्शियसनेस भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। हो गया, ये कैसा है, एक डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद हमने बात करी एक मोर कॉम्प्लेक्स चीज की, जो कि क्या है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, यानी अपने आप के प्रति अवेयर होना, सेल्फ कॉन्शियस होना। और ये चीज जो है, जब कोई पर्सन कोमा में जाता है, जब कोई पर्सन कोमा में जाता है, उस समय वो पर्सन कॉन्शियस तो होता है लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। इसीलिए हम जो कोमा वाला पर्सन है उसको भी लिविंग बोलते हैं। डेड तो कब बोलते हैं, जब उसका हार्ट काम करना बंद कर जाता है। ठीक है। यानी कोमा वाला बंदा जो है ना, वो कॉन्शियस है, लिविंग है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। यानी कि ये कोमा वाला बंदा अभी दोबारा जिंदा हो सकता है, दोबारा भैया होश में आ सकता है। ऐसा नहीं है उसको तुम ले जाओ सीधा, समझ रहे हो कहाँ पे, हाँ वहीं पे। तो चलो, इंट्रैक्शन, उसके बाद हमने बात की थी इंट्रैक्शन और इमरजेंस की। यहाँ पे हमने देखा था कि छोटी छोटी चीजें आपस में मिलके और एक आपस में मिलके इंटरेक्ट करके इमर्ज करती है एक नए बड़े हायर लेवल को। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक अपन नॉन लिविंग का भी ले सकते हैं। नॉन लिविंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसा है ना कि भैया हमने क्या किया, ईंटें जोड़ी, ईंटें सीमेंट से बहुत सारी ईंटें जोड़ी, और ईंट जोड़ के पूरा ईंट बर्तन बाकी बहुत सारी चीजें जोड़ के ना, ईंट पत्थर उत्थर जोड़ के हमने क्या एक घर बना दिया। ठीक है। तो ईंटों के इंट्रैक्शन से घर बन गया। ऐसे बहुत सारे घर आपस में, एक परिवार, बहुत सारे परिवार जुड़े, उससे एक कॉलोनी बन गई। बहुत सारी कॉलोनी आपस में जुड़ी, उससे एक हायर लेवल की चीज सिटी बन गई। बहुत सारी सिटी आपस में जुड़ी, एक हायर लेवल की चीज डिस्ट्रिक्ट बन गया। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़े, एक हायर लेवल की चीज क्या बन गई, स्टेट बन गए। बहुत सारे स्टेट आपस में जुड़े, एक हायर लेवल की चीज क्या बन गई, कंट्री बन गई। बहुत सारे कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट हुए और में एक हायर लेवल की चीज क्या बन गई, कॉन्टिनेंट बन गई। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। लोअर लेवल के इंटरेक्शन से हायर लेवल की चीजों का इमरजेंस होता है। हायर लेवल की चीजें बनती हैं। ठीक है। चलो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, उसके बाद हमने देखी थी क्या, डेफिनेशन किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इससे कई बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये डेफिनेशन एज इट इज पूछ लेते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, इवोल्यूशन प्रेजेंट हो सकता है, चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर, रेगुलेट कर सकते हैं अपने आप को, और साथ में कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि जो बाहर से जो भी एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रति वो रेस्पॉन्स भी कर सकते हैं। इस तरह के उनको हम वो क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। हमने फाइनली एक बात की किसकी, बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ है, लाइफ की कहानी है, या फिर हम कहें लाइफ में किस तरह से इवॉल्व हुई, लाइफ किस तरह से इस अर्थ में इवॉल्व हुई, उसकी कहानी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। उसी बायोलॉजी की इसी ब्रांच में हम यही बायोलॉजी को हम बोलते ही हैं कि स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि भैया किस तरह से लाइफ जो है इस अर्थ पे आई, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते गए, कैसे वो इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, वो पूरी कहानी जो है वही कहानी क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है। चलिए, आई होप अभी तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं इस लेक्चर को। अगला जो
लेक्चर है उसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हम थोड़ा बहुत उसके जो बायोलॉजिकल नेमिंग होते हैं उनके नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप जो है। वैसे ये ज़्यादा चैप्टर अब बचा नहीं है, मैक्सिमम जो पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करना घर पे, इस लेक्चर को देख के एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई भी ऐसा छोटा से छोटा पॉइंट भी नहीं छोड़ा है। इजीली सारा एनसीईआरटी जो है वो कवर हो चुकी है अब तक की। अब के बाद हम स्टार्ट करेंगे, जो अगला लेक्चर होगा उसमें आगे का पार्ट देखेंगे और शायद 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे हैं इन लेक्चर्स को। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।